बच्चों, संस्कृत विषय की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में आता है संस्कृत इक्वल्स टू 100% मार्क्स। लेकिन फिर विचार आता है, क्या वाकई संस्कृत पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, अगर व्याकरण स्ट्रांग हो। और संस्कृत व्याकरण को स्ट्रांग करने के उद्देश्य से ही यह सीरीज शुरू की गई है, जो व्याकरण पर आधारित है। संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा। बच्चों, इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने वाच्य और समास जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं इसी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर सीमा शर्मा संस्कृत व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। बच्चों, मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स के अनुसार अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो संस्कृत आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और करिए एग्जाम की तैयारी। तो स्वागत है संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में। बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ले आएं या उनके अर्थ को परिवर्तित ही कर दें, चेंज कर दें, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश का अर्थ है कि शब्दों के अंश, पूरे शब्द नहीं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं। कृदंत प्रत्यय, आज हम इस वीडियो में कृदंत प्रत्यय के विषय में ही बात करेंगे और कृदंत के 10 प्रत्ययों को हम इस वीडियो में समझाएंगे, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो जो भी आपके कोर्स में हो आप उनको पढ़ सकते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, एक ही चीज़ है, क्रिया मतलब वर्ब, धातु रूप के रूप में हम क्रिया को लेते हैं, इनके अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम धातु रूप में प्रत्यय जोड़ दें, कोई भी प्रत्यय जोड़ दें, तो उन क्रियापदों से हम शब्द रूप बना सकते हैं, जिन्हें हम संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं त प्रत्यय। त प्रत्यय का अर्थ है जो धातु से भूतकालिक विशेषण बनाने के लिए प्रयोग होता है, वो त प्रत्यय होता है। भूतकालिक विशेषण अर्थात जो भूतकाल में यानी पास्ट में जो काम हो चुका है, उस धातु को विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। अब प्रत्यय क्रिया की समाप्ति का बोध कराता है, यानी त प्रत्यय जो है वो क्रिया की समाप्ति। क्रिया की समाप्ति का क्या अर्थ है कि कोई काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ये हमें उस प्रत्यय के प्रयोग से पता चलता है। और त, आधा क, त, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो केवल त शेष रहता है। त शेष रहने का क्या मतलब है कि ये जो शब्द बनता है उसमें केवल हम त जोड़ते हैं। जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो सेंटेंस में हमें कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जब त प्रत्यय धातु में जुड़ जाता है तो जो सेंटेंस बनता है वो कर्मवाच्य के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए क्योंकि कर्मवाच्य है, हमने वाच्य वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है तो कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का। आप ये वाच्य की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर हमने कर्मवाच्य कर्तृवाच्य की चर्चा की थी। अब कर्म के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो शब्द हम बनाते हैं त प्रत्यय लगाकर और कर्मवाच्य का रूप बनता है, तो वहाँ जो कर्म होता है उसी के अनुसार हमारी धातु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होती है। आइए हम उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण है तेन वृक्षः दृष्टः। अब ये जो दृष्टः है, ये दृष्टा हमारी क्रिया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो भी क्रिया में तो नहीं होता है, किस क्रिया में तो हम हलंत लगाते हैं। तो ये हमारी मूल धातु है दृश। दृश धातु में अगर हम त प्रत्यय जोड़ते हैं तो जैसे हमने देखा इसका त शेष रहता है, तो इसे हम त बचेगा इसमें हमारा। लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ तो आपने ट लगाया है, तो ट हमारा संधि के नियम के कारण हुआ है, क्योंकि ये श जो है ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया है। ये तालव्य श होता है, यानी मतलब इसको तालु से बोलते हैं और इसका उच्चारण स्थान
मूर्धन्य होता है, इसलिए मूर्धा होती है, इसलिए इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। तो इसके कारण जो त था वो ट में परिवर्तित हो गया है। ठीक है बच्चों, ये मैंने धातु रूप स्पेशली आपको दिखाने के लिए लिया है। बाकी जैसे गम धातु है तो गता बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर दृष्टः मैंने आपको स्पेशली दिखाने के लिए, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दृष्टः। अच्छा, दूसरा नियम क्या था? अब ये कर्मवाच्य का रूप बनेगा, और कर्मवाच्य का रूप बनेगा तो ये जो दृष्टः क्रिया रूप है इसमें त प्रत्यय जोड़ के हमने इसको दृष्टः बनाया, यानी ये पुल्लिंग बन गया। ये पुल्लिंग क्यों बना? क्योंकि ये कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म हमारा यहाँ पर क्या है? वृक्षः। अब ये एक वचन पुल्लिंग है तो ये भी एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। ठीक है, और कर्ता है हमारा तेन, तो यहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा वृक्ष देखा गया, क्रिया की समाप्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर कि हो चुका है, और देखा गया हमारा भूतकालिक विशेषण भी आ गया, क्योंकि वृक्ष देखा गया तो ये इसका विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब दूसरा विशेषण हम देखते हैं, त्वया लतिका दृष्टा। अब आप देखिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, लतिका, लतिका स्त्रीलिंग है, लतिका मतलब लता, बेल। ठीक है, तो लतिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ये जो धातु बनेगी, इसका जो रूप बनेगा त प्रत्यय लगा के, दृश्य प्लस त, ये बन गया दृष्टा, बिकॉज इसमें आ की मात्रा आई जो स्त्रीलिंग को दर्शा रही है। तो यहाँ पर लतिका कर्म है और इसीलिए ये दृष्टा बना। कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, ये हमने नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। और कर्ता जो है वो हमारा तृतीय विभक्ति में होगा, इसलिए ये हो गया त्वया। अंडरस्टूड। इसका तीसरा उदाहरण हम देखते हैं नपुंसकलिंग का, तया फलम दृष्टम। अब यहाँ पर कर्म हमारा फलम है, नपुंसकलिंग है, तो दृष्ट धातु प्लस त प्रत्यय ये हमारा कर्म नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होगा, दृष्टम, कर्म के अनुसार। और तया हमारा कर्ता है, इसलिए ये तृतीय विभक्ति। उसके द्वारा फल देखा गया। हमने तीनों में धातुएं सेम ली हैं, दृष्ट धातु ये सब में दृश्य प्लस त लगाया है हमने, त प्रत्यय जोड़ा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कर्म पुल्लिंग था तो दृष्टः, यहाँ पे कर्म स्त्रीलिंग था तो दृष्टा, यहाँ कर्म नपुंसकलिंग था तो दृष्टम। त प्रत्यय समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे हम चलते हैं। दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं तवतु प्रत्यय। इसको हम पढ़ेंगे तवतु। क नहीं बोला जाता, यहाँ पर उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये साइलेंट होता है, आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय भी हमें धातु से भूतकालिक विशेषण बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, धातु रूप मतलब जैसे हमारी धातुएं थी पट खा, जैसे पिछले हमने देखा था दृष्ट धातु, ऐसे किसी भी धातु से भूतकालिक विशेषण, सेम वही कि पास्ट टेंस में प्रयुक्त हो रहा है हमारा, और वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। प्रत्यय क्रिया की समाप्ति का बोध कराता है। इस प्रत्यय से भी हमें यही लगता है कि इससे क्रिया की समाप्ति हो रही है। दूसरा है तवत शेष रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसका नियम, कि तवतु में हम क का लोप कर देते हैं और उ का लोप कर देते हैं। अब जब उ स्वर निकल जाएगा तो त हमारा हलंत रह जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा शब्द बनेगा वो तवत उसमें जुड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम जब भूतकालिक विशेषण और क्रिया समाप्ति का ही बोध करा रहे हैं तो इस प्रत्यय को लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो डिफरेंस ये है कि त प्रत्यय हमारा, आप देखिए, कर्मवाच्य में प्रयुक्त हो रहा था, और तवतु प्रत्यय हमारा कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है। ठीक है, बस ये एक हमारा इसमें डिफरेंस आएगा कि किस अर्थ में प्रयुक्त होगा वो सेम है, क्रिया की समाप्ति का बोध कराएगा वो सेम है, लेकिन इसमें तवत शेष रहेगा और ये कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। उदाहरण में हम देखेंगे अभी, एक नियम और है इसका कि तवतु प्रत्यय से बने शब्दों के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कर्म के अनुसार होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कर्ता के अनुसार होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, रामः पुस्तकम पठितवान। अब यहाँ पर है पठ धातु, अब पठितवान में देख रहे हैं पठ धातु है और इसमें तवतु प्रत्यय जोड़ा है। तवतु प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो वो रह जाता है तवत। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, वृक्षात पत्रम पतितवत, तवत शेष रहा, लेकिन जब हम इसको पुल्लिंग बनाएंगे, अब ये पुल्लिंग क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि ये कर्ता के अनुसार चलेगा। कर्ता हमारा है यहाँ पर पुल्लिंग, रामः, रामः पुस्तकम पठितवान। तो रामः जो है वो पुल्लिंग है,
पुस्तकम ये कर्ता है, पुल्लिंग है, पुस्तकम कर्म है, पठितवत बनता हमारा, लेकिन क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए इसके शब्द रूप बनेंगे पठितवान। ठीक है बच्चों, इसके रूप हम चलाएंगे भवत शब्द जैसे। भवत शब्द होता है पुल्लिंग का, भवान, तो ये बनेगा पठितवान। ओके, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं स्त्रीलिंग का। गीता पुस्तकम पठितवती। गीता यहाँ कर्ता है, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी जो विशेषण बन चुकी है वो भी पठितवती कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन की होगी। इसी तरह से हमारा नपुंसक लिंग का उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतितवत। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता है पत्रम, जो कि नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए हमारा जो क्रिया का रूप बनेगा वो भी पतितवत बनेगा। जैसे हमने देखा था तवत प्रत्यय का तवत शेष रहता है, इसमें सिर्फ सिंपल तवत जुड़ जाएगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग रूप है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में अगर करता है हमारा तो हमारा केवल तवत जुड़ जाएगा, चाहे कोई भी क्रिया हो। यहाँ पे पठित वती था, पठ क्रिया थी, यहाँ पर पथ है क्रिया, धातु रूप यहाँ पर पथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिया पत्रम के अनुसार रूप चला रहे हैं। तो तवतु प्रत्यय आपको समझ में आ गया। त प्रत्यय भूतकालिक विशेषण बनेगा, क्रिया की समाप्ति होगी, त शेष रहेगा, कर्मवाच्य में चलेगा। तवतु प्रत्यय भूतकालिक विशेषण बनेगा, क्रिया की समाप्ति होगी, तवत शेष रहेगा और कर्तृवाच्य के अनुसार चलेगा। अब अगला प्रत्यय है हमारा तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमारी भाव प्रधान होती है, उसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या ये नहीं बोलते हैं। भाव को जिसको हम लेते हैं उसे हम संज्ञा रूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल ती शेष रहता है, त पर छोटी की मात्रा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को जिसको इंग्लिश में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। अब तिन प्रत्यय का केवल ती शेष रहता है, क का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है, ती शेष रहता है, और इससे पता भी चल रहा है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। ठीक है, तो तिन प्रत्यय से जो रूप बनते हैं वो स्त्रीलिंग वाले होते हैं। आप उदाहरण देखिए, नी धातु प्लस तिन। आप ये ध्यान रखना ये जुड़ेंगे धातु में, क्योंकि ये कृदंत प्रत्यय हैं, इसलिए ये धातु में ही जुड़ेंगे। तो नी धातु में अगर हम तिन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमने लिखा था कि ती है, ठीक है, इसलिए हमारा शब्द बनेगा नीति ही। और क्योंकि ये छोटी की मात्रा वाला है तो उसके शब्द रूप चलेंगे मति जैसे, मति ही। ठीक है, तो नीति ही। इसी तरह से अगर हम क्री धातु में तिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा रूप बनेगा कृति ही। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रत्यय हम देखते हैं तुमुन प्रत्यय। ये आपने क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, आसानी रहेगी समझने में। इसे हम के लिए या चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, ये ऊ की मात्रा और न हलंत हट जाता है। उदाहरण देखते हैं, पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय पठितुम, श्रु धातु प्लस तुमुन प्रत्यय श्रुतुम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय हमें पूर्वकालिक क्रिया के रूप में, अर्थात पहले कोई क्रिया हो चुकी है उसके अर्थ में, उसके रूप में, या करके के लिए हम बोल सकते हैं। करके ये वर्ड है, करके यानी कोई काम करके कुछ करेंगे, उसके अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। उदाहरण देखते हैं हम, पठ धातु प्लस त्वा प्रत्यय, इसको भी हम बोलेंगे त्वा। इसमें क्योंकि 3 व्यंजन एक साथ नहीं बोल सकते हैं तो हम त्वा बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे हम आधे क के साथ। पठ प्लस त्वा प्रत्यय पठित्वा यानी पढ़कर। श्रु धातु त्वा प्रत्यय श्रुत्वा यानी सुनकर। तो करके के अर्थ में हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, अब अगला प्रत्यय हमारा ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त होता है, जैसे त्वा प्रत्यय होता था, और ये भी करके के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, किसी कार्य को करके। ठीक है, लेकिन इसमें जो और इसका य शेष रहता है, इसका ल और प लोप हो जाता है, वो हट जाते हैं, केवल य शेष रहता है। इसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि ल्यप प्रत्यय जब लगाएंगे तो धातु से पहले उपसर्ग का होना आवश्यक है। अगर हम धातु से पहले उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण में देखते हैं, जैसे सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय।
ठीक है। अब सम उपसर्ग है, जो कि हमने कहा था कि धातु से पहले उपसर्ग का, धातु हमारी है पठ, तो सम उपसर्ग पठ धातु और ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का हमारा क्या शेष रहेगा, य। हम ल और प को हटा देंगे और हमारा रूप बन जाएगा संपठ्य। ठीक है, क्योंकि म हमें अनुस्वार में भी जा सकता है, हम म वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, और ठ हमारा हलंत था, इसमें हम यह जोड़ देंगे संपठ्य, यानी पढ़कर। इसका भी वही अर्थ है लेकिन यहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। उप उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय उपगम्य, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने संपठ्य बनाया था उपगम्य। तो ये 3 प्रत्यय हो गए बच्चों। अब आगे हम देखते हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय होता है जब हम चाहिए के अर्थ में, चाहिए मतलब हमें यह करना चाहिए, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, चाहिए के लिए जब हम प्रयोग करते हैं या योग्य के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। शेष रहने का मतलब होता है कि ये धातु के साथ किस रूप में लगेंगे। तव्यत में त का लोप हो जाएगा और तव्य शेष रहेगा। अब अगला नियम ध्यान से सुनना बच्चों, तव्यत प्रत्यय से बने रूपों का कर्मवाच्य अथवा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः विभक्ति जो है वो विशेष्य के अनुसार चलती है। क्योंकि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे तो हम कहते हैं कि विशेष्य और विशेषण हमेशा सेम विभक्ति वचन और लिंग में चलते हैं, इसलिए वो विशेष्य के अनुसार चलेंगे। तव्यत प्रत्यय से बने रूप पुल्लिंग में देव के समान, स्त्रीलिंग में लता जैसे और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, रामेण रावणः हातव्यः। ठीक है, राम के द्वारा, अब ये हमने बोला था ना ये कर्म वाच्य में चलते हैं रूप, तो कर्म वाच्य में चलेंगे तो कर्म में तृतीया होनी चाहिए, और कर्ता में तृतीया होनी चाहिए, कर्म में प्रथमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर रामेण कर्ता है, तृतीया विभक्ति, रावणः प्रथमा विभक्ति, कर्म है, हातव्यः, हा धातु है, मारने के अर्थ में होती है, हा धातु तव्यत प्रत्यय, तव्यत का क्या शेष रहेगा, तव्य, तो यहाँ पर बन गया हातव्य। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी पुल्लिंग लगेगा, हातव्यः। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिखा था कि विभक्ति विशेष्य के अनुसार चलेगी और जो रूप बनेंगे वो भी हमें लिंग के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर पुल्लिंग में देव के अनुसार तो हम बनते हैं देवः या रामः या बालकः, तो ये हो गया हातव्यः। रामेण रावणः हातव्यः, राम के द्वारा रावण मारा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्त्रीलिंग का रूप देखते हैं हम, सुधया कविता पठितव्या। अब आप देखिए इसमें पठ धातु है, उसमें हमने तव्यत शब्द, तव्यत प्रत्यय को जोड़ा। अब तव्यत का तव्य शेष रहता है तो रूप बनना चाहिए था पठितव्य, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कर्म है कविता यानी पोइट्री, तो वो है स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग की बनेगी। ठीक है, तो सुधा के द्वारा, सुधा जो है वो करता है इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ कर्मवाच्य के कारण। सुधया कविता कर्म है, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग का प्रयोग, पठितव्या, सुधा के द्वारा कविता पढ़ी जानी चाहिए, तव्यत शब्द चाहिए के अर्थ में होता है। अगला हमारा उदाहरण देखिए, मया भोजनम खादितव्यम। अब इसमें भी खाद धातु के साथ तव्यत को हमने जोड़ा है, लेकिन क्योंकि कर्म हमारा नपुंसकलिंग है इसलिए क्रिया का रूप भी नपुंसकलिंग में बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो खादितव्यम, समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि भोजनम नपुंसकलिंग है, मेरे द्वारा भोजन खाया जाना चाहिए। तो ये था हमारा तव्यत प्रत्यय। आगे हम देखते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय भी बिल्कुल सेम टू सेम तव्यत प्रत्यय जैसे होता है, बस इसका रूप अलग बनता है। तो ये भी चाहिए के अर्थ में और योग्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका अनीय शेष रहता है, र का लोप हो जाता है, अनीय बचता है, तो अनीय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय से बने रूपों का कर्मवाच्य अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे हमने तव्यत शब्द में किया था कि ये भी कर्मवाच्य और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए थे, और ये भी। तो मीनिंग दोनों का सेम है, रूप दोनों का सेम है, लेकिन इनका प्रारूप अनियर प्रत्यय है, शब्द अलग है तो अनीय शेष रहेगा, तो रूप अलग बनेंगे। अतः विभक्ति विशेष्य के अनुसार चलती है।
अनियर प्रत्यय से बने रूप पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमारा तव्यत प्रत्यय में था। ठीक है, सिर्फ इनके रूप अलग बनेंगे शब्दों के, अदरवाइज इनका मकसद और इनका अर्थ सेम चलता है। उदाहरण देखते हैं, रामेण श्लोकः पठनीयः। अब इसमें भी कर्मवाच्य है तो कर्ता हमारा तृतीय विभक्ति में हो गया, श्लोकः कर्म है जो हमारा प्रथम विभक्ति में आएगा, और क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए पठ प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय हम जोड़ेंगे, अनिय शेष रहेगा, हमारा बनेगा पठनीय। क्योंकि श्लोकः पुल्लिंग है इसलिए ये भी पठनीयः पुल्लिंग के रूप में आएगा। स्त्रीलिंग में देखिए, सुधया कविता पठनीया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने यही उदाहरण लिया था, सुधया कविता पठितव्या, क्योंकि बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पर तव्यत प्रत्यय था इसलिए ये पठितव्या बना था, और यहाँ पर क्योंकि अनियर प्रत्यय है इसलिए ये पठनीया बना स्त्रीलिंग कविता के कारण। ठीक है, सेम टू सेम, मया भोजनम खादनीयम, यहाँ पर खाद धातु के साथ अनियर प्रत्यय है तो बनेगा खादनीयम, क्योंकि भोजन नपुंसकलिंग है कर्म हमारा, तो ये भी नपुंसकलिंग में। सेम उसको हमने देखा था, तव्यत प्रत्यय के साथ खादितव्यम बना था और अनियर प्रत्यय के साथ खादनीयम बना है। तो दोनों प्रत्यय तव्यत और अनियर सेम उसमें चलते हैं, लेकिन क्योंकि इनका प्रारूप, इनका स्वरूप अलग है इसलिए ये अलग रूप के शब्द में दिखाई देते हैं। अगला प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। बच्चों, क्षत्रिय प्रत्यय में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इन्हें ज़रा ध्यान से देखिएगा इसके नियम कि ये किस लिए, कैसे, किस स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय करते हुए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करते हुए का मतलब है कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है, और इससे जो सेंटेंस बनता है उसमें दो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि एक क्रिया करते हुए दूसरी क्रिया की जाएगी। ठीक है, जैसे मोबाइल देखते हुए पढ़ रहे हैं या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो ये दो क्रियाएं होती हैं। तो करते हुए जो कंटिन्यूएशन के अर्थ में आता है उसे हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहते हैं। ये परस्मैपदी धातुओं में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि क्षत्रिय और शानच ये दो प्रत्यय, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि ये किन धातुओं में लगेंगे, इसलिए इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा परस्मैपदी धातुओं में लगता है। इसका अत शेष रहता है, इसमें श और री का लोप हो जाता है, अत बचता है, तो अत शेष रहता है जो कि हमें धातुओं के साथ लगाना होता है। क्षत्रिय प्रत्यय से बने रूप विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि इससे बने जो रूप हैं, जो क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर हम धातु रूप बनाते हैं, धातुओं को शब्द बनाते हैं, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और विशेषण किसके होंगे? क्योंकि ये कर्ता के साथ चल देंगे इसलिए कर्ता के विशेषण होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय के बने रूप पुल्लिंग में गच्छत के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके रूप बनाकर हम देखते हैं। रामः पठन विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ते हुए विद्यालय जाता है। पठन में पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय हमने जोड़ा है। अब क्योंकि ये विशेषण के रूप में हमने देखा था प्रयोग होंगे, तो राम का विशेषण बना, और राम का विशेषण बनेगा तो क्योंकि राम यहाँ पर पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग शब्द में ही प्रयुक्त होगा। ठीक है, गच्छत के जैसे चलेंगे तो गच्छत का रूप बनता है गच्छन प्रथमा विभक्ति, तो इसमें आएगा रामः पठन विद्यालयम, पढ़ते हुए। देखा कंटिन्यूएशन में चला ना, पढ़ते हुए, कुछ काम करते हुए दूसरी क्रिया आएगी गच्छति। इसी तरह से जब स्त्रीलिंग में हम लेते हैं तो सीता पठिता विद्यालयम गच्छति। पठिता मतलब पढ़ती हुई, सीता स्त्रीलिंग है तो पठ प्लस क्षत्रिय पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय से बना शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। और स्त्रीलिंग में लता के जैसे रूप चलेंगे तो सीता पठिता। ठीक है, ये सिर्फ जो करता है उसका जो लिंग होगा उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये विशेषण बन जाते हैं। राम महापुल्लिंग था तो पठन, सीता स्त्रीलिंग है तो पठिता, और पत्रम पतत वायुना नीयते। अब यहाँ पर पत शब्द के साथ जब पत धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे रूप बनता है पतत। ठीक है, और ये रूप चलता है नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल पतत आएगा जो रूप बना है, क्योंकि जगत का रूप चलाएंगे तो हम पतत ही बनाएंगे, लेकिन इसको परिवर्तित हो जाएगा पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में
पठिता। ठीक है बच्चों, अब अगला हमारा प्रत्यय है शानच प्रत्यय। इसे ध्यान से देखिए, बस ये दो प्रत्यय हैं, क्षत्रि और शानच, जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हम प्रयोग कैसे करें। तो आप ध्यान से देखिएगा इनको। ये भी करते हुए के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, कोई कंटिन्यूएशन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। जैसे देखिए, क्षत्रि प्रत्यय को हमने परस्मैपदी धातुओं में यानी पठ, खाद, हस धातुओं के रूप में, लेकिन शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी होती है, जैसे सेव, मुद, लभ, ये धातुएं आत्मनेपदी होती हैं, ये उनके साथ प्रयोग होता है। मीनिंग सेम होता है, करते हुए के लिए प्रयोग होता है। इसका आन शेष रहता है। श शानच है, श हट जाएगा और अच हट जाएगा, बचेगा आन। आन शेष रहता है जो कि मान में भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आन जो मान में परिवर्तित होता है, सिर्फ एक क्री धातु के साथ जब ये जुड़ता है तो इसका रूप बनता है कुर्वाणः, अदरवाइज ये हमेशा मान में ही परिवर्तित हो जाता है। शानच प्रत्यय से बने रूप विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये हमने क्षत्रि में भी पढ़ा था कि क्षत्रि प्रत्यय से बने रूप विशेषण के रूप में होते हैं, यही शानच में भी है। अगला नियम है कि शानच प्रत्यय से बने रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ये इनके समान चलने का क्या अर्थ होता है कि जैसे राम के रूप चलते हैं वैसे ही चलेंगे, जैसे नदी के चलते हैं वैसे चलेंगे, जैसे फल के चलते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, सह मोदमानः गायति, वह प्रसन्न होता हुआ गाता है। मुद धातु शानच प्रत्यय, मुद धातु का मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, तो मुद प्लस शानच बन गया मोदमानः। हमने आपको बताया था कि ये आन शेष रहेगा, इसका मान में परिवर्तित हो जाता है, तो मोदमानः या पुल्लिंग बना क्योंकि सह पुल्लिंग है। ठीक है, सा स्त्रीलिंग है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सा स्त्रीलिंग है तो ये बन गया मोदमती, क्योंकि इसके रूप नदी जैसे चलेंगे, तो ये वैसे रूप बन गया इसका मोदमत, लेकिन ये मोदमती स्त्रीलिंग के कारण हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 10 प्रत्यय आज हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं बच्चों? हमने त प्रत्यय देखा, फिर तवतु देखा, तिन, तुमुन, त्वा, ल्यप, तव्यत, अनियर, क्षत्रि और शानच। अब इन 10 प्रत्ययों पर आधारित एक ये छोटा सा कार्यपत्रक है कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उनकी रूपरेखा मैंने आपको थोड़ी बताई है कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको प्रत्यय का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने कृदंत प्रत्ययों की बात की है। अगली वीडियो में जो प्रत्यय पार्ट 2 होगा उसमें हम तद्धित प्रत्ययों की बात करेंगे। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे ही और बच्चों को भी फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, इसलिए आप इसको लाइक और शेयर करें।